गुजरात के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है राहुल। राहुल के पिता जिनका नाम प्रताप है और प्रताप गांव के अंदर अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास अच्छी खासी पुश्तैनी ज़मीन है और 4 लोगों में उनकी इज्जत भी है। राहुल घर का बड़ा लड़का होता है और उसके परिवार में उसका भरा पूरा परिवार होता है। छोटे भाई बहन होते हैं और माता पिता होते हैं, यहाँ तक कि चाचा ताऊ भी हुआ करते हैं। राहुल एक कॉलेज में पढ़ा करता है और कॉलेज में पढ़ने के दौरान उसे एक प्रेरणा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वह मन ही मन उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है। इधर जो प्रेरणा होती है वह भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है, लेकिन राहुल अपने पिता से ये सब कुछ कहने में काफ़ी ज़्यादा डरता है। धीरे धीरे जो राहुल होता है वह सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगता है और सोचता है कि जब मैं सरकारी नौकरी लग जाऊंगा तो उसके बाद घर वालों को बताऊंगा और वह इस बात के लिए एग्री हो जाएंगे। यही सोचकर राहुल काफ़ी देर तक इस बात की वेट करता है और धीरे धीरे उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। जैसे उसकी सरकारी नौकरी लगती है तो वह अपने पिता को प्रेरणा के बारे में बता देता है और कहता है कि पिताजी, मैं उससे शादी करना चाहता हूं और आप लोगों को मुझे अनुमति देनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता गाँव के अंदर आपकी बदनामी हो। अगर आप लोगों ने मना किया तो मैं भागकर उससे शादी कर लूंगा। उसके माता पिता इस बात के लिए तैयार हैं। अब पिता इस बात को सुनते हैं तो एकदम से उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन बेटे ने एक बार में ही सभी चीज़ों का तोड़ बता दिया था और कह दिया था कि अगर आप मना करोगे तो मैं इससे भागकर शादी कर लूंगा। तो मजबूरन पिता को हामी तो भरनी पड़ती है, लेकिन उसे अपने बेटे का शादी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रेरणा अपनी माँ के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहा करती थी और वहां पर जो प्रेरणा की माँ होती है उसने उस झोपड़े की जमीन पर भी थोड़ा सा कर्ज ले रखा था और वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रही थी। प्रेरणा भी ग्रेजुएशन कर चुकी थी और वह भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि राहुल से उसकी शादी हो जाएगी और राहुल ने उसे फोन करके बताया था तो वह एकदम से खुश हो जाती है और इसके बाद राहुल से शादी के सपने देखने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों में प्रेरणा और राहुल की शादी हो जाती है और शादी के बाद जो प्रेरणा होती है दुल्हन बनकर राहुल के घर में आ जाती है। राहुल और प्रेरणा एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं और यहाँ पर जब प्रेरणा आ गई है तो उसके बाद राहुल ने उससे आगे की पढ़ाई करने से मना कर दिया है और कहा है कि प्रेरणा, इतनी तुम पढ़ लिख गई हो, तुमने ग्रेजुएशन कर ली है, अब सरकारी नौकरी की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैसे ही पुश्तैनी ज़मीन काफ़ी है और ऊपर से मेरी सरकारी नौकरी लग गई है तो कोई भी परेशानी नहीं है। प्रेरणा जो कि अपने पति से प्यार किया करती थी वह अपने पति की बात को मान जाती है और उसके बाद घर में रहकर अपने सास ससुर की देखभाल करने लगती है। वह अच्छी तरह से सास ससुर की देखभाल किया करती, लेकिन जो उसके ससुराल वाले होते हैं उनके दिमाग में अब भी वही बातें घूमा करती हैं कि उनके बेटे ने ज़बरदस्ती उस लड़की से शादी की है तो वो लड़की अच्छी नहीं है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ प्रेरणा को एक लड़की भी हो जाती है, लेकिन जैसे उनके दिन अच्छी तरह से कटने लगे थे उसी दौरान अचानक से एक दिन जो राहुल होता है वह अपनी ड्यूटी पर जाता है और वहां पर उससे जलने वाला एक व्यक्ति उसके खिलाफ एक ऐसी शिकायत लगाता है जिस शिकायत के चलते राहुल की सरकारी ड्यूटी छूट जाती है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे फर्जी सबूत पेश किए थे जिन सबूतों के बेस पर उसकी ड्यूटी छूट गई थी। राहुल जब वापस लौटता है तो उसके चेहरे पर उदासी थी और प्रेरणा इस उदासी को भांप लेती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो। तो उसके बाद वह बता देता है कि इस तरह से मेरे कलीग ने मेरे साथ गद्दारी की है, मेरी तरक्की को देखकर वह जल गया था और इसी वजह से उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गुनहगार साबित कर दिया है और मेरी नौकरी को छुड़वा दिया है। अब नौकरी पति की छूट गई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रेरणा उसे समझाने लगती है कि कोई बात नहीं, नौकरी छूट गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें ज़रूरत ही किस चीज़ की है। हाँ, रही बात तुम्हारी बेगुनाही की तो उसे तुम साबित करो, अपना केस लड़ो और जब तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे तो उसके बाद कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद उसका पति राहुल इस केस को लड़ने का फैसला करता है और अपने केस के सिलसिले में बाहर भीतर जाकर खूब सारे मेहनत करने लगता है। वकीलों से सलाह लेता है कि किस किस तरह से इसको झुठलाया जाए और कैसे मुझे मेरी नौकरी वापस मिलेगी। वकील ढेर सारे कानून उसे बता देते हैं और इसके बाद जो राहुल होता है वो उन कानूनों को फॉलो करने लगता है। लगभग 1 से 1.5 महीने बाद अचानक से एक दिन जब राहुल वहां से अपने केस को लड़ने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे राहुल की मौत होती है तो उसके बाद प्रेरणा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वह राहुल की मौत को लेकर काफ़ी ज़्यादा गहरे सदमे में चली जाती है। इधर जो राहुल के घर वाले होते हैं बुरा तो उन्हें भी बहुत लगता है, लेकिन जब बेटे की मौत हो जाती है तो उसके बाद वो लोग एक ऐसा कदम उठाते हैं जो शायद उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। वह अपनी बहू से पहले ही जला करते थे और जब बेटे की मौत हो गई तो उसके बाद वो लोग अपनी बहू को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और उसकी बेटी को अपने पास रख लेते हैं। कहते हैं कि जब बेटा ही नहीं रहा तो तू हमारे पास रहकर क्या करेगी, तू भी यहाँ से चली जा।
बहू उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि बाबूजी मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि अब तक उसकी माँ की भी मौत हो चुकी थी और जो उसकी माँ की थोड़ी बहुत जमीन थी उस जमीन को वहां के साहूकार को पहले ही बेच चुकी थी और यहाँ पर उसके ससुर ने भी उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। जब प्रेरणा अपनी बेटी के लिए कहती है तो बेटी समझकर वह भी उसे दे देते हैं कि ठीक है ले जाओ बेटी, अगर तुम्हें बेटी चाहिए तो इसको भी अपने साथ ले जाओ। प्रेरणा अपनी बेटी के साथ उस घर से निकल गई थी और अब इधर उधर ढूंढने लगती है कोई ऐसा सहारा जिससे उसका जीवन व्यतीत होने लगे और उसे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसी दौरान जो प्रेरणा होती है घूमते घूमते एक स्कूल में जाती है और वहां पर अपनी हालत को बताते हुए अपने लिए काम मांगने लगती है। प्रेरणा पढ़ी लिखी थी, उसने बताया था कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन वहां पर फिलहाल को टीचर की वैकेंसी नहीं थी। तो इसी वजह से स्कूल वाले उसे बोलते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हें काम करना है तो चपरासी का काम मिल सकता है, अगर तुम्हें जमता है तो बता दो, वरना कोई बात नहीं, कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। प्रेरणा इस काम को करना तो नहीं चाहती, लेकिन बेटी की तरफ देखते हुए उसे ये काम करना पड़ता है। इसके बाद जो प्रेरणा होती है वो अपनी बेटी का एडमिशन उसी स्कूल में कराती है और इसी वजह से वह स्कूल में जॉब करना चाहती थी, क्योंकि वहां पर उसकी बेटी भी पढ़ती रहेगी और माँ बेटी साथ आ जाया करेंगे और साथ चले जाया करेंगे। ये सभी बातें सोचकर उसने वो जॉब कर ली थी और वहीं पर मेहनत करने लगती है। लेकिन उसके दिमाग में वो बातें घूम रही थी कि अगर वो पढ़ लिख जाती तो हो सकता है उसका भी किसी सरकारी नौकरी में नंबर आता। इसी वजह से जो प्रेरणा होती है वो अपनी पढ़ाई लिखाई को दोबारा से चालू करने का फैसला करती है और बेटी के साथ साथ शाम के समय बैठकर वह खुद से भी पढ़ाई किया करती है और किसी बड़े टेस्ट को क्लियर करना चाहती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो प्रेरणा होती है उसकी जो किस्मत होती है वो खुल जाती है और एक दिन वो यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लेती है। लगभग उसको मेहनत करते हुए 3 साल बीत गए थे और घर से ही वो मेहनत कर रही थी। दिन के समय में चपरासी का काम किया करती और रात के समय में अपनी बेटी के साथ बैठकर पढ़ाई किया करती और ये पढ़ाई उसकी रंग लाती है, क्योंकि पहले से वो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और कॉलेज कंप्लीट होने के बाद काफी दिनों तक उसने इस चीज की तैयारी भी की थी। लेकिन बीच में जब उसके पति ने उससे मना कर दिया था तो उसने तैयारी करनी बंद कर दी थी, लेकिन अब वो खुद का मुकाम हासिल करना चाहती है तो इसी वजह से पढ़ाई को करने लगती है। जब उसने अपने मुकाम को हासिल कर लिया था तो उसके बाद वह अपनी बेटी को एक डे बोर्डिंग स्कूल में भेजती है और खुद अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है और वह डिस्ट्रिक्ट और कोई नहीं वही डिस्ट्रिक्ट था जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका ससुराल वाला गाँव आया करता था, जहाँ से कभी उसके ससुर ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। प्रेरणा के दिमाग में ढेर सारे विजुअल्स आने लगते हैं जब उसे पता चला कि ये वही डिस्ट्रिक्ट है और अब मैं उस डिस्ट्रिक्ट की मालिक बन चुकी हूँ। वह करना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन फिलहाल वह कुछ भी नहीं करती और ऐसे इस बात को रहने देती है। वहाँ पर जाकर अच्छी तरह से वह कार्यभार संभालती है और बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती है। 1-2 किस्से उसके इधर उधर मशहूर हो जाते हैं और ऐसा ही एक किस्सा उसके उस ससुराल वाले गाँव तक भी पहुँच जाता है, जहाँ से किसी दिन उसे धक्के मारकर निकाला गया था और वहाँ का एक गरीब व्यक्ति डीएम साहिबा के पास अपनी शिकायत लेकर जाता है और डीएम साहिबा को अपनी शिकायत भी बताता है। अब जैसे डीएम साहिबा को कोई शिकायत मिलती है, वो भी उसके ससुराल की, तो उसके बाद वह फौरन से उस पर एक्शन लेती है और जल्द से जल्द उस शिकायत को निपटा दिया जाता है। अब यह बात सुनकर जो डीएम साहिबा होती हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के सभी गाँव में जनता दरबार लगाने का फैसला करती हैं और एक एक जगह जाकर जनता दरबार लगाया करती हैं। ऐसे ही जनता दरबार लगाते हुए वह अपने उस गाँव में भी पहुंच जाती हैं जहाँ पर उसका ससुराल था और जैसे डीएम साहिबा आज उस गाँव के अंदर कुर्सी पर बैठी हुई थी और गाँव के जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो उनके सम्मान में खड़े हुए थे, तो वहीं पर उसका ससुर भी होता है और ससुर जैसे अपनी बहू को अपने सामने डीएम साहब की कुश्ती पर बैठा हुआ देखता है तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं और बहुत कुछ वो इसके बारे में सोचने लगता है। उसके बाद डीएम साहिबा वहां पर सभी लोगों की शिकायतें सुनती हैं। किसी की कोई शिकायत थी, किसी की कोई शिकायत थी, बिजली को लेकर कोई परेशान था तो कोई पानी को लेकर परेशान था। सभी की शिकायतों को सुनने के बाद वह तुरंत के तुरंत सभी के फैसले करती है और उसी विभाग के अधिकारी को बुलाकर उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाती है। लगभग उस दिन डीएम साहिबा को उस गांव के अंदर से 50 शिकायतें मिली थी, जिनमें से 20 शिकायतों का उन्होंने वहीं के वहीं निपटारा कर दिया था। बाकी शिकायतें ऐसी रह गई थी जिनमें 2-3 दिन का समय लगना ही था। तो इसी वजह से डीएम साहिबा वहां से सारी एप्लीकेशंस लेती हैं और फौरन से अपने ऑफिस में चली जाती हैं। उन सभी शिकायतों में एक शिकायत उसके ससुर की भी थी, क्योंकि जो उनके खेत थे, खेतों में जो पड़ोस का व्यक्ति था उसने अपनी जगह को काफी उनकी तरफ बढ़ा रखा था और वह उससे लड़ाई नहीं करना चाहते थे। इसके बाद जब प्रेरणा ऑफिस में जाकर
उस शिकायत को देखती है तो एकदम से बड़ी हैरान हो जाती है और वह सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। अपना वो बदला लेना चाहिए जो उसके साथ उसके ससुर ने किया था, उसके ससुराल वालों ने किया था, या फिर एक डीएम की तरह उसे अपना कार्यभार संभालना चाहिए। मन ही मन वह इस बात को सोचकर काफी ज्यादा हैरान थी। लेकिन उतनी देर में उसके 2 देवर और साथ में उनका पिता वहां पर डीएम साहिबा के ऑफिस पर आ जाते हैं और जैसे डीएम साहिबा देखती है कि उसके ससुर आए हैं तो उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहती है। जैसे उसके ससुर और उसके देवर अंदर आते हैं तो वहां पर केबिन के अंदर हाथ जोड़कर अपनी बहू से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। अब यहाँ पर जो प्रेरणा होती है वह सभी बातों को समझ रही थी और वह कहती है कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप इसी वजह से यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए हो ना, जिससे कहीं मैं आपकी शिकायत पर काम ना करूं। आप चिंता मत करो, आपकी शिकायत पर काम किया जाएगा और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो उसका ससुर होता है वो कहने लगता है कि नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, दरअसल तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत पछताया इस बात को लेकर कि मैंने अपनी बहू के साथ बिल्कुल ही सही नहीं किया है और गांव वालों ने भी मुझको तानों के मारे जीना मेरा मुहाल कर दिया था। तो इसी वजह से मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था लेकिन तुम्हारा कोई भी अता पता मेरे पास नहीं था और जब तुम अब मेरे सामने आ गई हो तो उसके बाद मैं तुमसे माफी मांगकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसके बाद जो प्रेरणा डीएम साहिबा होती हैं वो कहती है कि ठीक है ससुर जी, कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो मैंने आपको माफ कर दिया और आप चिंता मत करो, आपकी शिकायत पर भी काम जल्द से जल्द हो जाएगा। प्रेरणा की इन बातों को सुनकर जो उसके ससुर होते हैं प्रताप जी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि इसके साथ हमने इतना गलत किया था लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारी मदद करने के लिए तैयार है। प्रेरणा उनके चेहरे को देखकर समझ गई थी कि ये क्या सोच रहे हैं, तो वो कह देती है कि बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं आपकी तरह नहीं हूं, जो मेरा फर्ज है मैं उस फर्ज को निभाऊंगी और आपकी जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, अड़ोसी पड़ोसियों ने बढ़ा रखे हैं अपने खेत, वो लोग फौरन से वहां से दूर हो जाएंगे, आप कैसी भी परेशानी मत लो। इसके बाद प्रेरणा के ससुर नीचे सर करके वहां से चले जाते हैं और प्रेरणा उस काम पर कार्रवाई कर देती है जो कुछ भी उनके ससुर की जमीन किसी ने दबा रखी थी। इसके बाद धीरे धीरे करके जो प्रेरणा के ससुर और उनके देवर हैं वो वहां पर आने लगते हैं और आने के बाद प्रेरणा की बेटी को अपने साथ ले जाने लगते हैं और उसे अपने साथ कई कई दिनों तक रखने भी लगते हैं। प्रेरणा को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो गलती तो उनकी थी लेकिन उसकी सजा उन्हें मिल चुकी थी। प्रेरणा का वैसे भी इस दुनिया में कोई भी नहीं है और वह दूसरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल चुकी है, तो वह सोच रही है क्यों ना अपने इसी परिवार के साथ कंटिन्यू किया जाए और इसी वजह से वह उनके साथ ही घुल मिलकर रहने लगती है। आज तक भी जब भी कभी प्रेरणा के ससुर को वो बातें याद आ जाया करती तो वह फिर से जाकर अपनी बहू से माफी मांगा करता और प्रेरणा हंसते हंसते उन्हें माफ कर दिया करती। प्रेरणा की जिंदगी पूरी तरह से सेट हो चुकी है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, वह अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर लेगी क्योंकि उसे डीएम की पोस्ट मिल चुकी है और अच्छी खासी सैलरी मिला करती है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियो पर अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया करते हैं। सबसे पहला नाम आता है रामलाल कुशवाहा जी का, जिनका कमेंट ज़्यादातर हमारी हर वीडियो पर हमें मिला करता है और उनके कमेंट पाकर हमारा दिल पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उनका कमेंट एक आशीर्वाद की तरह हमें लगता है। दूसरा नाम आता है मूलचंद जी का। मूलचंद जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है अनिल साक्या जी का। अनिल साक्या जी जो कि फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं, तो अनिल साक्या जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम आता है प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी जगह का नाम तो नहीं लिखा है लेकिन प्रेमचंद जी आपके कमेंट भी बहुत अच्छे लगा करते हैं और आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला कमेंट आता है सीमा रानी का। सीमा रानी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आपके नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से अच्छे कमेंट भेजकर हमें मोटिवेट करते रहिए और हम आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।